नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण टॉपिक संघवाद के साथ। और संघवाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से संघवाद का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या दोष हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बात कर लेते, देखिए संघवाद। भारत देखिए क्या है, भारत की जो शासन प्रणाली है, जो भारत है वो एक संघ है, राज्यों का संघ है। आपको मैं एक चीज बता दूं बहुत गहराई से कि संघ का मतलब ये होता है कि एक सरकार होगी, उसके अंतर्गत सरकार का विभाजन होगा राज्यों के अंतर्गत। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि राज्य अपनी मन मर्जी से बाहर हो जाएं। भारतीय देखिए इस तरह का संघ है कि इसमें से जो भी राज्य हमारे राज्य हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते, इससे अलग होने का उनको अधिकार नहीं है। दूसरा क्या है, ये कोई समझौते का परिणाम भी नहीं है। कोई राज्यों से हमने कोई समझौता किया हो कि वो एग्रीमेंट कभी टूट जाएगा तो ये अलग हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल नहीं है। मतलब हमारा संविधान ऐसा है, हमारा जो देश इस तरह का है कि इसमें कोई अगर एक बार शामिल हो गया तो दोबारा उससे निकल नहीं सकता है। ये है भारत का संघवाद। और दूसरी बात, आप अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका का देखिए संघवाद क्या है कि वहाँ से जो राज्यों हैं वो उनके मतलब समझौते के परिणाम के आधार पर एकत्रित है। अगर कभी उनको लगता है तो वो अलग भी हो सकते हैं, तो वो किसके समझौते के बेस पर हैं। तो कुल मिला के ये है हमारा जो संविधान है, देखिए विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब राज्य को कार्य शक्तियां तो दी गई हैं लेकिन उनको देश से अलग होने की शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन जो अमेरिका का है ये जस्ट उल्टा है। वो मतलब कैसा है, मतलब अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है, समझ रहे ना। उससे मतलब क्या हो सकते हैं, जो राज्य है वो अलग हो सकते हैं, जो उसके राज्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे देश से अलग नहीं हो सकते। आपको बताएं जब शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि चलो बाद में इसकी चर्चा करते हैं, चलो पहले समझ लेते हैं। देखिए एकात्मक शासन, एकात्मक शासन का मतलब, एकात्मक शब्द का अर्थ होता है एक, एकात्मक शासन का क्या होता है, एक होता है ऐसा शासन जहां पर पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित हो, पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित हो, वो शासन कहलाता है एकात्मक शासन। मतलब पूरे देश में जो शक्ति का केंद्र है, वो जो नियंत्रण है पूरा एक जगह है, वो क्या कहलाता है, आपका एकात्मक शासन। अब देखिए एकात्मक शासन की कुछ विशेषताएं भी होती है, कुछ दोष भी होते हैं। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले अगर दो विशेषताओं की बात करें तो एकात्मक शासन में क्या होता है कि ये मतलब पूरी जो नियंत्रण होता है एक जगह से चलता है, तो सब जगह नियम कानून भी एक से होते हैं। कहीं पर भी मतलब जो भी काम में व्यवस्था होती है उनमें भी एक रूपता नजर आती है हमको। और इस तरह से जो भी नियम होते हैं वो भी एक टाइप के ही फॉलो होते हैं। कुल मिलाकर के ये चीज़ें एक जगह से प्रारंभ होती हैं। अब देखिए इसके अगर दोषों की बात करें तो देखिए आप लोग देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो वो किस तरह का उपयोग करता है, समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति के उसमें सत्ता आ जाती तो किस तरह से वो दुरुपयोग करता है। हमारे यहाँ तो मतलब देखिए आप लोग, सरपंच लोग भी अगर सत्ता में आ जाते तो फिर वो देखते हैं क्या है, वो किस तरह का वो देखते हैं तो अजीब ही देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कि अरे भैया हम सरपंच 5 साल के लिए, 4 साल कोई सुनवाई नहीं, समझ रहे ना, 4 साल जनता की कोई सुनवाई नहीं, 5वें साल जैसे चुनाव आ जाता है तब वो लोग देखने लगते हैं। ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, वो मनमानी करने लगे। अब वो इसमें क्या होता है एकात्मक शासन में कि दूसरा देखिए वहाँ पर मतलब शासन नहीं है, एक ही सरकार है। अगर दूसरी सरकार होती तो कुछ उसको बोल होता। तो ये सबसे पहली बात तो क्या होती है, इनके मनमानी का डर होता है। दूसरा देखिए क्या होता है जब एकात्मक शासन होती तो उसके जितने भी प्रशासन होता है, प्रशासन का मतलब होता है उसके अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जैसे शासक तो चेंज होते रहते हैं, तो वो तो देखिए अस्थायी तौर पर होते हैं 5 साल के लिए। लेकिन जो शासक होती है वो स्थायी सत्ता होती है। जैसे सरकारी जॉब में जो एक बार हो जाता तो रिटायरमेंट तक की उम्र तक रहता कि नहीं रहता था, तो ऐसे सत्ता में वो हावी हो जाती। एकात्मक शासन में उनके जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी वो क्या हो जाते, हावी हो जाते। हावी का मतलब है कि वो किसी की बात पर नहीं मानते हैं। अगर देखो तीसरी बात बोले तो ये वाले जो एकात्मक शासन है ये बड़े राज्यों में सफल नहीं हो पाते। इसलिए नहीं सोच पाए कि आप सोच के देखिए राज्यों का विभाजन ही क्यों किया जाता है। पता चला कि एक जगह से केंद्र की योजना चल रही है,
राज्य अब इतना बड़ा है कि देश इतना बड़ा है कि वो योजना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। पता चला कि वो वहाँ से मतलब वहाँ से 100 रुपये निकाले हुए, पता चला यहाँ तक जाते जाते 1 ही रुपया बचा हुआ है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इतने दूर में थोड़ी प्रशासन किया जाता है। आप देखते हैं जिलों को बांट दिया जाता है, किस कारण पे? क्या सरकार प्रशासन नहीं कर पा रही है, कोई भी योजना मतलब दूर तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार का नियंत्रण कंट्रोल नहीं हो पाता दूर तक। अब इतने दूर तक है कि वहीं कोई चीज़ हो गई है, पुलिस प्रशासन जाना है तो पता चला उनको 4-5 घंटे जाते जाते होगी, जब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या है चीज़ें, ये बड़े क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकती एकात्म व्यवस्था। ये छोटे मोटे उस देशों में हो सकती है जिनकी मतलब छोटा बहुत सा क्षेत्रफल है, जैसे हमारे एक राज्य के बराबर है, उससे भी छोटे। श्रीलंका जैसे, नेपाल, भूटान जैसे देशों में तो सक्सेस है, बाकी अपने यहाँ सक्सेस नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गई, इसके दोष हो जाएंगे। और देखिए एक चीज़ और होता है कि यहाँ पर इसलिए भी सफल नहीं होते, ऐसे जगह भी वो सफल नहीं होती जहाँ विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न मतलब संस्कृति के और विभिन्न रीति रिवाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं पर जैसे अब इतने सारे हैं तो एक उन संस्कृति या उनका ध्यान रखा जाएगा तो दूसरे लोगों के नहीं रखा जाएगा, तो वो उनसे उनकी योजनाओं से फायदा नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो, अगर जैसे भारत देखिए, भारत मतलब बहुत सारी जातियां हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मतलब एक जगह केंद्र से शासन नहीं यहाँ पर चल सकता है, यहाँ पर केंद्र से शासन नहीं चल सकता, इसलिए हमारे सरकार में को संघीय सरकार रखा गया। मतलब केंद्र सरकार और उसकी शक्तियों को किस में बांट दिया गया, राज्यों को भी दे दिया गया। और किसको दे दिया है, आपके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ताकि जहाँ पे आप देखते हैं हमारे यहाँ पर 1953 में जो मतलब विभाजन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया था। तो हमारे यहाँ तो भाषा के आधार पर राज्य भी बने हुए, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, समझ रहे ना, ये पंजाब पंजाबी भाषा बोलते हैं, हरियाणा हरियाणवी भाषा, तो ये मतलब बिहार बिहारी भाषा, सब लोग मतलब अलग अलग राज्य, तमिल तेलुगु कन्नड़। यहाँ की आप लोग हिंदी बोल रहे, वहाँ के समझेंगे ही नहीं हिंदी, नीचे चले जाएंगे तमिल तेलुगु वाले, वो हिंदी समझेंगे ही नहीं, समझ रहे ना। और वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोग भी समझे क्या बड़बड़ा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, फालतू में समझ कहाँ से आएगी। देखिए इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना। और चीज देखिए संघीय शासन में देखिए क्या होता है। अब आप हम बात कर लेते हैं, देखिए कि संघीय शासन क्या होता है। तो संघीय शासन देखिए हमने क्या बताया कि वह सरकार जिसमें देखिए क्या होता है, शक्ति क्या होता है, विभाजित होती है। शक्ति कैसी होती है, शक्ति का विभाजन होता है। जैसे हमारा देश है संघीय शासन है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्तियाँ बांट दी गई हैं, तो हमारा देश कैसा है, संघीय शासन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं भारत में। देखिए विविधताओं वाला देश है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत देखिए किस तरह का देश है, विविधताओं वाला देश है। कि भारत में मतलब बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रंग के हैं, कोई गोरा काला, अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर भी मतलब भारत के अंदर एकता मिलती है। भारत मतलब कैसा है, विभिन्नता होते हुए भारत में एकता है, अखंडता है, मतलब उसके एक जगह एक साथ सब लोग मिलकर रहते हैं। ऐसा क्या कारण है, तो अगर हम देखें इसको एक साथ जोड़ने का मतलब, विभिन्नता होती भी देश क्यों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके देखिए कारण क्या है। हमारे देश में मतलब धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं देना। जैसे हिंदू है हमारे यहाँ, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारी समाज है। तो इसमें देखिए किसी भी विशेष धर्म को सरकार के द्वारा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है। मतलब सरकार सभी धर्मों की रक्षा करेगी और कोई विशेष धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ सभी विशेष धर्म के लोग रहे थे। अभी आप जैसे पाकिस्तान की बात करिए तो आपका वहाँ का राष्ट्र का ही मतलब राज्य है, जैसे वहाँ मुस्लिम कंट्री है वो, समझ रहे ना। तो इस्लाम उनका धर्म है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं, जरूर हिंदुओं का मतलब वो ज़्यादा है संख्या, लेकिन फिर भी किसको रखा गया, धर्मनिरपेक्ष। मतलब सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखिए क्या है, हमारे यहाँ जो भी मतलब पिछड़े वर्ग हैं, जो शुरुआती तौर में सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो इन्होंने इसमें इनको सरकार ने आरक्षण दे रखा है। आरक्षण का मतलब है कि शासन में
और भी शासन प्रशासन में इनको छूट दे रखी है ताकि ये अपना क्या विकास कर सके। जैसे आप जॉब करते हैं, नौकरी के लिए आप देखेंगे तो आपको आरक्षण रहता है। अभी जैसे अपन एमपी की बात कर लें तो जैसे एससी को अलग आरक्षण है, ओबीसी को जैसे 14% है, एसटी को अलग आरक्षण है, जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर उनको भी 10% दिया गया है। तो क्या मतलब ताकि ये मतलब मुख्य धारा में जुड़ सके, इनका विकास पीछे रह गए तो मुख्य धारा में जुड़ सके। और चीज देखिए, हमारे यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कहीं रह सकता है, हम लोग भी भारत के कहीं भी कोने में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, सब तरह की आज़ादी है। इस वजह से हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती, विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए, हमारे यहाँ अधिकार दिए गए हैं, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जैसे समानता का अधिकार, तो मतलब संविधान के और कानून की नज़रों में सब व्यक्ति क्या समान है। किसी भी व्यक्ति को समानता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के आधार का मतलब ये कि जैसे आप छात्र हो, तो अगर आप छात्र हो, दूसरा छात्र, तो आपको जो सुविधाएं मिलेगी सरकार की तरफ से दूसरे को मिलेगी, बशर्ते आरक्षण जैसी चीजें ना हो। तो मतलब समानता के अधिकार भी हमारे देश में दिए गए हैं, तो किसी को ये फील ही नहीं होता। जरूर विभिन्न जाति के, धर्म के, संस्कृति सबका सम्मान होता है। ठीक है। अगला देखिए, सूचियां होती हैं।